हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे हीट इंजन के बारे में और थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जिसका कि स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है हीट इंजन के लिए। ओके, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ एंट्रोपी मैंने इसी वीडियो पर चैनल पर वीडियो के प्लेलिस्ट में करवा रखा है। तो मैं आप लोगों से रिकमेंड करूंगी कि अगर आप लोगों को सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिटेल में इन टर्म ऑफ एंट्रोपी अगर देखना है तो आप लोग वो वाला वीडियो ज़रूर देख लें। ओके, तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, तो देखिए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले थोड़ा सा हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो किसकी बात करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि कोई भी प्रोसेस होगा यूनिवर्स में तो वहाँ पर एनर्जी क्या होगी, वो कंजर्व रहेगी, यानी कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। बट जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो ये नहीं बता पाया कि वेदर द प्रोसेस इज़ पॉसिबल और नॉट, कि मतलब कौन सा प्रोसेस जो है वो पॉसिबल होगा और कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, कौन सा प्रोसेस पॉसिबल होगा और कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं होगा, वो सिर्फ ये बताया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सभी प्रोसेसेस में फॉलो होगा, बट प्रोसेस पॉसिबल होगा कि नहीं होगा ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट नहीं बता पाया। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये किसकी बात करता है? स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अब देखिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से मतलब ये है कि वे प्रोसेस जो नेचुरली नेचर में पॉसिबल हैं। ठीक है, जो कि नेचर में नेचुरली क्या है, पॉसिबल है, नेचुरल प्रोसेसेस। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं। सपोज करिए कि ये एक कोई कंटेनर है और ये एक दूसरा कंटेनर है। जो ये पहला कंटेनर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक, दूसरा कंटेनर 50 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। ठीक, तो अब देखिए जो नेचुरली हीट का ट्रांसफ़र है वो कहाँ से कहाँ पर होगा? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। ये क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक, और हीट तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक कि इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ओके, तो फर्स्ट लॉ तो ये तो बता दिया कि कोई भी प्रोसेस होगा उसमें एनर्जी कंजर्व रहेगी। अब सपोज करिए कि एक ऐसी कंडीशन अचीव हो गई जहाँ पर इसका टेम्परेचर भी 75 डिग्री सेल्सियस हो गया और इसका भी 75 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो क्या नेचुरली फिर से ये रिवर्स केस पॉसिबल है कि दोनों का टेम्परेचर सेम होने के बाद भी इस बॉडी से जो सेकंड बॉडी है उससे टेम्परेचर फिर से वापस इसमें जाए फर्स्ट वाली बॉडी में और इसका टेम्परेचर फिर से 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए और इसका 50 डिग्री सेल्सियस हो जाए? क्या ये नेचुरली पॉसिबल है? ये लॉ यहाँ पे जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो तो फॉलो होनी ही चाहिए, लेकिन क्या ये नेचुरली प्रोसेस पॉसिबल है? तो नहीं पॉसिबल है। तो यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि कौन सा प्रोसेस नेचुरली पॉसिबल होगा, कौन सा नहीं होगा। और जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वही ये बताया कि ये प्रोसेसेस जो हैं वो पॉसिबल होंगे नेचुरली और ये नहीं होंगे। ठीक है, तो और एक और एग्जांपल से यहाँ पे हम समझ लेते हैं। सपोज करिए कि एक कंटेनर है ये और इसमें एक यहाँ पे डिवाइडर लगा है। ठीक, और जो पहला वाला जो चैम्बर है इसका, उसमें एक गैस भरी हुई है, गैस 1 भरी हुई है मान लीजिए, इसमें इसके मॉलिक्यूल इस तरह से हैं, और दूसरे वाले चैम्बर में गैस 2 भरी हुई है जिसके मॉलिक्यूल ऐसे हैं। ठीक, अब सपोज करिए कि ये जो बीच का जो डिवाइडर है इसे क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो गैस क्या होगी, इस पूरे कंटेनर में दोनों गैस क्या होंगी, अब स्प्रेड हो जाएंगी फ्रीली। ठीक, इसके मॉलिक्यूल इस तरह से स्प्रेड हो जाएंगे। अब फर्दर अब रिवर्स केस में जाइए, रिवर्स केस में जाके अब दोबारा जब अगर डिवाइडर को क्या हम बीच में इस तरह से पुट कर देंगे तो नेचुरली क्या ये पॉसिबल है कि इसके मॉलिक्यूल जो 2 के थे वो चैम्बर 2 में ही आ जाएंगे और 1 के चैम्बर 1 में आ जाएंगे? क्या ये पॉसिबल है?
क्योंकि यहाँ पर भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड ही होगा। अगर इस तरह की केस अगर हो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वैलिड ही होगा। बट क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है? तो ये प्रोसेस नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेटमेंट नहीं बता पाया, और यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि क्या चीज़ नेचुरली हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा इसके इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट एक और है उसकी तरफ, जो कि हीट इंजन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक, जितना भी वर्क हम करेंगे किसी भी सिस्टम पे, तो उसे हम पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब ये तो है पहला स्टेटमेंट। अब देखिए जो दूसरा स्टेटमेंट है इसका ये है कि ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। ओके, यानी कि जितना भी हीट हम अगर किसी सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सभी हीट क्या नहीं हो सकती है, वर्क में कन्वर्ट नहीं की जा सकती है। और ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है कि जितना भी हम हीट किसी भी सिस्टम को दे दें वो सभी की सभी हीट क्या हो, वर्क में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो यही स्टेटमेंट है जो कि हीट इंजन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए थोड़ा सा अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लेते हैं हीट इंजन के बारे में। तो हीट इंजन है क्या? हीट इंजन एक ऐसा सब्सटेंस बोल दीजिए जो कि क्या करता है, हीट को वर्क में ट्रांसफ़र करे। वही तो हीट इंजन हुआ जो हीट को वर्क में ट्रांसफ़र कर दे। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है कि यहाँ पे इसमें एक सोर्स होता है हीट इंजन में, कि ये सोर्स होता है और फिर ये इंजन है और फिर यहाँ पे सिंक, इस तरह से इसका पूरा सिस्टम बना होता है। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि सोर्स से जब Q1 हीट यहाँ पर इंजन को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये जो सोर्स है से इंजन जो है Q1 हीट को ले तो लिया, बट जो ये वर्क जो है वो क्या किस में कन्वर्ट करता है, Q1 माइनस Q2 यही होगा। यानी कि जितना भी हीट सोर्स से इसे मिला उसने क्या किया, कुछ हीट का पार्ट रिजेक्ट कर दिया। सभी जो भी हीट प्रोवाइड की गई सोर्स से इससे ये वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है यहाँ पर। ठीक, कुछ हीट कहाँ चली जाती है, सिंक को दे दी जाती है इंजन के द्वारा। और यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट भी था कि कोई भी हीट इंजन पूरी तरीके से 100% इफ़िशियंट नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी भी हीट दी जाती है किसी भी सिस्टम को वो पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। अब इसे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर सपोज करिए कि कोई व्हीकल है, ठीक है, अब वहाँ पे कोई भी ये व्हीकल है और यहाँ पर कोई गैस या कोई भी फ्लूइड यहाँ पे पूरी तरीके से इसमें फिल्ड है। ठीक, अब इसका जो व्हीकल का जो टायर है वो इस प्रकार से कुछ अटैच्ड होता है और ये है इसका सेंटर ऑफ मास। तो हुआ क्या कि जब भी हम किसी भी व्हीकल को स्पार्क प्रोवाइड करते हैं या फिर किसी तरह से बाहर से हीट प्रोवाइड कर देते हैं, तो इसमें जो फ्यूल होता है, पेट्रोल हो या कुछ भी हो, सपोज करिए यहाँ पर इस केस में हमने इसमें क्या फिल कर रखा है, आइडियल गैस। ठीक, तो ये क्या होता है, गर्म होता है और जब इसे हीट मिलेगा तो गैस क्या करेगी, एक्सपैंड करेगी। अब जब गैस एक्सपैंड करेगी तो ये जो वर्क इस पर कुछ होगा, एक्सपेंशन के थ्रू जो इसका जो ये टायर है वो क्या करेगा, आगे की तरफ कुछ इस तरह से मूव कर जाएगा। अब फिर क्या होगा, फर्दर आगे की तरफ मूव तो किया, लेकिन ड्यू टू इनर्शिया फिर ये टायर क्या करता है, पीछे की तरफ भी मूव करता है। ओके, तो जो टोटल इस प्रोसेस में जब पूरी तरह से जो टायर आगे की तरफ हम देखते हैं कि बढ़ा है, वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, जब ये पहला वाला वर्क है, जैसे जो गैस का जब एक्सपेंशन हुआ, यहाँ से जब गैस एक्सपेंड की तो इस पे जो वर्क हुआ वो ज़्यादा हुआ एज़ कम्पेयर टू जो ये इस तरफ मूव किया। ठीक, तो जो ज़्यादा मूव किया इसके कंपेरिजन में जो पहला फर्स्ट वर्क हुआ वो पूरी तरीके से क्या है, पॉजिटिव है और ज़्यादा है
सेकंड वाले वर्क के कंपैरिजन में। तो जब नेट वर्क निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, यानी वो कुछ सिस्टम ने काम किया और जब ये काम किया उसी वर्क की वजह से ये क्या होता है, हम देखते हैं कि टायर क्या होता है गाड़ी का आगे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, एक्चुअल में यही प्रोसेस होता है कि कुछ जो भी फ्यूल हम उसमें डाले होते हैं, पेट्रोल डीजल जो भी होता है या फिर कोई गैस होती है, वहाँ पे जब स्पार्क प्रोवाइड किया जाता है, जब हम उसे स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, तो वहाँ पे एक्सपेंशन होता है गैस का, और जब एक्सपेंशन होता है वहाँ से कुछ हीट एनर्जी जो होती है वो ले लेता है सिस्टम। उसके बाद वो टायर आगे की तरफ मूव करता है, फिर इनर्शिया के कारण कोई वर्क जो होता है वो पीछे की तरफ भी मूव करता है। बट जो पहला वाला जो एक्सपेंशन हुआ था वो वर्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वर्क, तो इसीलिए ओवरऑल हमें दिखता है कि आगे की तरफ टायर क्या हुआ, मूव किया है। ठीक, वो वर्क क्या होता है, टोटल निकल के नेट वर्क पॉजिटिव आता है, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम होता है वहाँ पे। जो पूरी जो एक साइकिल जो कंप्लीट हुई है उसे क्या बोलते हैं, वन स्ट्रोक ऑफ इंजन। ये जो पूरी एक साइकिल कंप्लीट हुई उसे क्या बोलेंगे, वन स्ट्रोक ऑफ इंजन बोला जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से थोड़ी वर्किंग रही हीट इंजन के बारे में और किस तरह से ये वर्क करता है बेसिकली। ठीक है, तो अब देखिए जो मैंने अभी यहाँ पर बताया कि सोर्स से हीट ली गई इंजन के द्वारा Q1, फिर कुछ हीट क्या हुई, रिजेक्ट हो गई सिंक को, और जो वर्क हुआ वो कितना हुआ, Q1 माइनस Q2 हुआ। तो अब हम बात कर लेते हैं इस पूरे हीट इंजन की इफ़िशियंसी के बारे में। ठीक है, तो देखिए जो इफ़िशियंसी होती है किसी भी हीट इंजन की इफ़िशियंसी, उसे किससे डिनोट किया जाता है, ईटा से। और ये होता क्या है बेसिकली, वर्क डन by the engine, work done by the engine divided by heat given to the engine। ठीक, heat given to the engine, यानी कि जितना भी वर्क हुआ इंजन के द्वारा वो, और उसको डिवाइड किससे करेंगे, जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंजन को उससे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे जो वर्क डन बाय द इंजन था वो कितना आया था, W/Q1, यही तो हीट सोर्स द्वारा प्रोवाइड हो रही थी वहाँ पे। अब ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, ये जो वैल्यू है पूरी टोटल वो हो जाएगी Q1 माइनस Q2/Q1। ओके, अब देखिए जो इफ़िशियंसी ईटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस Q2/Q1। ठीक, ये हुआ इफ़िशियंसी का इन जनरल फार्मूला किसी भी हीट इंजन के लिए। ठीक, अब देखिए अगर हमें इसे परसेंटेज इफ़िशियंसी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, और जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि 100% इफ़िशियंट हीट इंजन रियल लाइफ में बना पाना मुश्किल है, क्योंकि जितना भी हीट हम सिस्टम को देते हैं वो पूरी तरीके से वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ठीक, अब इसे यहाँ पर इस तरह से भी समझ लेते हैं कि इसमें क्या अगर होगा, पूरी तरह से अगर हमें इफ़िशियंट हीट इंजन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 100% इफ़िशियंसी फाइंड आउट करने के लिए ये वाला टर्म को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। ठीक, अगर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा तो ईटा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% इफ़िशियंट हीट इंजन मिल जाएगा। लेकिन इसको 0 होने का मतलब क्या हुआ, Q2 जो है वो 0 हो जाएगी, तभी तो ये वैल्यू Q2/Q1 0 होगा, यानी कि नो नीड ऑफ सिंक। बट ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है, मतलब कि 100% इफ़िशियंट हीट इंजन हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि कभी भी पूरी तरीके से गिवन हीट जो है वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती है नेचुरली। ओके, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें क्लियर हुई कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है, वो क्या बताता है कि कौन सा प्रोसेस पॉसिबल है, कौन सा प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस की जो बात कही गई उसको भी हम समझें, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहाँ पर फेल रहा उसको भी मैंने ब्रीफ में बताया कि वो ये नहीं बता पाया कि कौन सा प्रोसेस नेचुरली पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। ठीक, और थोड़ा सा हीट इंजन के बारे में भी हमने देखा कि सोर्स सिंक और इसकी वर्किंग कैसी होती है, वन स्ट्रोक इंजन का जो होता है वो क्या कहा जाता है, और फिर इफ़िशियंसी ऑफ इंजन किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो ये रहा आप लोगों
आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो अबाउट हीट इंजन एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कार्नोट हीट इंजन के बारे में, जिसके लिए ये वाला जो टॉपिक है ये पढ़ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी कार्नोट हीट इंजन की, तो उससे पहले ये वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। और अगर वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।